नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डेली अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल। पहले दोस्तों हिस्ट्री शुरू करने का विचार था, लेकिन सोचा हिस्ट्री है वो बाद में करेंगे, पहले ज्योग्राफी है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है, तो एक बार ये कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में दोस्तों पहला चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया, दूसरा करवा दिया, आज तीसरा करवाऊंगा। दोस्तों ये हस्तलिखित नोट्सों से मैं करवा रहा हूँ, मेन फैक्ट है वही करवा रहा हूँ। पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चलिए आपको बता देता हूँ कहाँ से आप देख पाओगे। देखिए दोस्तों, ये अपना चैनल है द लर्नर पॉइंट नाम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप वीडियो में जाओगे तो वीडियो में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो डाले हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, ये 2 वीडियो डल चुके हैं। इसके अलावा आपको ये प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है ना, ये वाली प्ले लिस्ट, इसको प्ले लिस्ट बोलते हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे एनसीईआरटी के। और ये दोस्तों अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर जो हिस्ट्री की बुक लगी है उसका एक वीडियो शूट किया है अभी मैंने, क्योंकि वो दोस्तों मैंने सोचा बाद में करेंगे, एक बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा, ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे उसके। इसके अलावा ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का एक वीडियो शूट किया था, फिर सोचा कि जो हिस्ट्री है वो बाद में करेंगे, पहले ज्योग्राफी करते हैं। तो ज्योग्राफी कंटिन्यू आ रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको ज्योग्राफी देखनी है तो दोस्तों संपूर्ण मैराथन वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये दोस्तों 1.5 2 घंटा के, छठी से लेकर 10वीं तक, 11वीं तक के भूगोल के, और दोस्तों इसके हिस्ट्री के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। नीचे देखिए दोस्तों, आप और नीचे जाएंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर, सारे छठी से लेकर 10वीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ज्योग्राफी में छठी से 11वीं तक वस्तुनिष्ठ। थ्योरी के वीडियो दोस्तों 6 से 8 तक बनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो ये आप जरूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छठी से 10वीं तक के दोस्तों शॉर्ट नोट्स है, इतिहास के कैप्सूल है, ये भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप यहाँ जाओगे तो 52 वीडियो है इतिहास के, छठी से लेकर 10वीं तक के, एक एक पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हो। ये छठी से लेकर 11वीं तक की भूगोल है दोस्तों, इसके अंदर पूरी छठी से 10वीं, छठी से लेकर 12वीं तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप भूगोल भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर जाओगे तो ये 11वीं क्लास का अलग से 11वीं 12वीं ज्योग्राफी, फिर दोस्तों मॉडल पेपर भी है कुछ। और यहाँ पर आप ऊपर जाओगे तो अब अपन ने एनसीईआरटी शुरू कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, चाहे आप रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, किसी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी तो आपके लिए रामबाण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सीधा पॉइंट पर आता हूं मैं, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है। पहली तो होती है घूर्णन, कौन सी? घूर्णन। दूसरी होती है परिक्रमण। 2 गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो देखिए दोस्तों, घूर्णन की यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर, एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। तो 2 ही होती है गति, एक तो घूर्णन, एक परिक्रमण। घूर्णन गति है, इसको दोस्तों दैनिक गति भी बोलते हैं। दैनिक गति कैसे? सूर्य अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसे दैनिक गति बोलते हैं। दैनिक गति के कारण ही दोस्तों दिन और रात होते हैं। और जो दोस्तों 24 घंटे में पृथ्वी है अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा कर लेती है, अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसको सौर दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर दिवस। आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में घूमे, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमे, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका। अब ये है सूर्य, क्या है? सूर्य। इसके चारों ओर क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर, और एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रही है, इसे बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। इस चीज को थोड़ा सा समझना। इसमें प्रश्न कल मैंने एक यूज कर रहा था, गड़बड़ी कर दी, मेरे से गलत हो गया था। देखिए, पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। इसको बोलते हैं दोस्तों कक्षीय समतल। क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल। और इसको बोलते हैं दोस्तों अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। तो दोस्तों पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 66.5 डिग्री का, ये, ठीक है। और कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। ध्यान रखना, कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब कैसे? यहां पर आप डी रखना। क्या रखना? डी।
डी रखोगे तो ये कोण बनेगा 66.5 डिग्री का। कितना? 66.5 डिग्री का। तो ऐसे आ जाए कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5। और दूसरा दोस्तों, अक्षीय झुकाव कितना है? ये अक्ष है पृथ्वी का, क्या है? अक्ष है। इससे कितनी झुकी हुई है? इधर रोटेट झुकी हुई है तो 23.5। कितनी है? 23.5। ये गांठ बांध लेना आप, ठीक है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, आपके ऐसे याद नहीं रहे ना, तो जहां झुकाव आ जाए ना, कि पृथ्वी झुकाव नाम आ जाए और 23.5 ऑप्शन में मिले, आप 23.5 कराना, और कोण आ जाए 66.5 कर देना। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ना तो ये सोचना कि कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है, अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, कुछ भी नहीं सोचना ज्यादा। जहां झुकाव आ जाए 23.5 कर देना, जहां कोण आ जाए 66.5 कर देना। जो बात मैं समझाना चाहता था वो शायद आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये देख भी सकते हैं आप, मैंने बनाया भी है। ये कक्षीय समतल है, ये अक्ष है, और ये 66.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और ये 66.5 डिग्री का अपने कक्षीय समतल से कोण बना रही है। ये अक्षीय झुकाव है, ये इसका क्या है? ध्रुव है। पोल ही है ना इसका, ध्रुव। और ध्रुव से कितनी, ये देखो इधर लटकी हुई है ना, 23.5। तो अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। समझते जाना, जो फैक्ट बताऊं उनको। ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऐसे दोस्तों थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है ना, और पृथ्वी के ऊपर दोस्तों एक भाग पर एक टाइम क्या होता है? दिन होता है, और एक भाग पर क्या होती है? रात होती है। ये पता है आपको? 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है, यानी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। तो जो इस साइड जैसे रात है, और जो सूर्य के सामने है उस साइड क्या है? दिन है। इसको विभाजित करने वाली रेखा होती है ना, ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा। चलिए मैं और कलर कर देता हूं। ये वाली रेखा, इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों प्रदीप्त। प्रदीप्त वर्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वर्त। ध्यान रखना, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सौर दिवस किसे कहते हैं? ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ था सौर दिवस, पर मुझे पता था इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको बता भी दूंगा। सौर दिवस इसलिए ऐड कर दिया। सौर दिवस क्या होता है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, उसको बोलते हैं दोस्तों एक सौर दिवस या सौर दिवस। और इसे दैनिक गति भी बोलते हैं पृथ्वी की। क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं। और ये सौर दिवस है, ये कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। या दैनिक गति कितने टाइम की होती है? तो 24 घंटे में पृथ्वी है अपनी दैनिक गति पूरी कर लेती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, परिक्रमण। परिक्रमण की यदि बात करूं तो यहाँ कई चीजें मैं आपको समझाऊंगा, समझते जाना। देखिए, ये है सूर्य। क्या है? सूर्य। इसके चारों ओर पृथ्वी क्या एक निश्चित पथ में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। निश्चित पथ में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अब ये चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो ये अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन और 6 घंटे। कितने टाइम में? 365 दिन 6 घंटे। अब समझते जाना, अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है। नहीं, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। और ऊपर वाले जो ये 6 घंटे हैं ना, ये जाते कहाँ है? अब आपके समझ में आएगी। आपने सुना है ना कि फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। पर हर वर्ष में तो फरवरी 29 दिन की नहीं होती, ये भी आपको पता है। प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि ये 6 घंटे हैं, ये जुड़ते जाते हैं। 6 + 6 + 6 + 6, ये 24 घंटा हो गए। 24 घंटे का एक दिन होता है, और एक दिन है वो ऐड हो जाता है, और उस वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष होता है सिंपल, जिसमें 365 दिन अपन मानते हैं, उसको तो साधारण वर्ष। जिसमें फरवरी 29 की और दिन कितने हो जाए? 366 हो जाए, उसे बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और वो दिन कहाँ ऐड होता है? फरवरी में ऐड होता है। इसीलिए फरवरी 29 की होती है उसमें। अब किसी बच्चे का जन्म हो गया 29 फरवरी को, तो वो अपना जन्मदिन कब बनाएगा? 4 साल बाद। प्रत्येक 4 साल बाद। ये बात आपको बतानी थी, इसलिए मैंने बता दिया। लीप वर्ष, साधारण वर्ष आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखो, एक दोस्तों विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट भारत के। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। ये बात आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। अब ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है इसको समझना। ये दोस्तों पथ, ये क्या है, सूर्य है, ये पृथ्वी यहाँ, ये यहाँ। अब देखिए दोस्तों, इस निश्चित पथ में पृथ्वी चक्कर लगा रही है और दीर्घवृत्ताकार में लगा रही है, वर्ताकार में नहीं, दीर्घवृत्ताकार में। अब देखो, यहाँ आई, यहाँ पास गई, यहाँ बहुत दूर गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे। ये दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्ताकार। तो ध्यान रखना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। नोट कर लेना इस चीज को। अब देखिए, इस दीर्घवृत्ताकार में जब चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो एक बार तो पृथ्वी आती है सूर्य के नजदीक, एक बार जाती है बहुत दूर। क्या जाती है? बहुत दूर। जब बहुत दूर जाती है उसको बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। और जब पास आती है तो उसको बोलते हैं उपसोर। ये घटना उपसोर कहलाती है, ये घटना अपसोर कहलाती है। अब ये घटना होती क्या कब है? तो उपसोर, उप का मतलब होता है पास। अपन बोलते हैं ना उपनिषद, उपनिषद यानी पास बैठकर ज्ञान ग्रहण किया, या जो भी उपनिषद का आप अर्थ ऐसे लगा सकते हो। उप का मतलब होता है पास, ठीक है, पास पास। उप का मतलब पास होता है हिंदी में, आप देखना, उप का मतलब होता है पास। तो उपसौर, तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होते हैं उसको उपसौर बोलते हैं। और उपसौर 3 जनवरी को आता है। कब आता है? 3 जनवरी को आता है। दोस्तों मैंने इसको याद करने के लिए एक मेरी ट्रिक बनाई है। हालांकि आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जब नए नए दोस्त बनते हैं ना दोस्तों, जब पास आते हैं तो पास पहले आते हैं। कब आते हैं? पास पहले आते हैं। लड़ाई हो जाती है तो दूर बाद में जाते हैं। समझ रहे हो? पास पहले आते हैं, दूर बाद में जाते हैं। पहले नजदीकियां होती है, फिर कोई अनबन हो गई तो दूर चले जाते हैं। तो उपसौर पहले आएगा। कब आएगा? उपसौर पहले आएगा। उप का मतलब पास होता है, यानी 3 जनवरी को उपसौर होता है। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। नोट कर लेना, 4 जुलाई को क्या होता है? उप अप अपसौर। और 3 जनवरी को उपसौर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी दोस्तों सामान्यतः एक वर्ष है उसको गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटते हैं। अब देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। अब आपसे पूछ ले, ये प्रश्न कल मेरे से गलत हुआ था, कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब पूछ ले आपसे कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, 4 नीचे स्टेटमेंट दे देगा वो, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? कि पृथ्वी है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी सूर्य के सामने जब वो आएगी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। कभी कोई सा हिस्सा आएगा, कभी कोई सा हिस्सा आएगा, कभी उत्तरी ध्रुव सामने आएगा, कभी दक्षिणी ध्रुव आएगा, कभी विषुवत सामने आएगा सूर्य के। इसी के कारण ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य के सामने जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। उस स्थिति के परिवर्तन के कारण ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब समझो नीचे, ये स्थिति ऐसी रहती है। कैसे? देखो, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अक्ष से झुकी हुई है। अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और कोण कितना बनाती है? 66.5। याद रहेगा आपके। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर सूर्य है, समझते रहना। इस साइड जब पृथ्वी आएगी सामने तो दोस्तों कौन सा हिस्सा आएगा? ये वाला हिस्सा आएगा सामने। इधर है तो ये वाला आएगा, ऊपर वाला विषुवत वाला। इधर भी विषुवत वाला आएगा और इधर दोस्तों उत्तरी ध्रुव वाला आएगा। तो ये स्थितियां रहती है। इसी के कारण ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है। अब आगे दोस्तों ये पूरी कहानी समझना आप, ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट इस चीज को अपन समझेंगे। देखो, यहां पर आप समझना, ये टेबल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये टेबल आपको पहले दिखा दी। ये चीज पहले यदि आपको दिखा दूंगा तो जो आपको समझानी है वो चीज समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है। पहले वो थ्योरी पढ़ कराते हैं, फिर इस चीज को अपन देखते हैं, फिर आपकी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी और ये आपके पूरा का पूरा टेबल है वो भी क्लियर हो जाएगा। समझना थोड़ा। देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। और 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। अब देखो, 21 जून आपको दिखाता हूँ, ये लो।
उत्तरी अयनांत बोलते हैं इसको। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। कर्क रेखा पर लंबा दिन होगा इस दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा होगा इस दिन, यानी मकर रेखा पर छोटा होगा और यहां पर बड़ा दिन होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखना, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनांत बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है, यानी रात छोटी होती है, और उधर क्या होगा, विपरीत होगा, रात बड़ी दिन छोटा। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसमें कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी। नेक्स्ट समझाता हूं आपको 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की यदि बात करूं तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बस आप इतना ध्यान रखो, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ेगी, मकर रेखा पर, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दक्षिण अयनांत। ये 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को ये नीचे मकर रेखा है ना, इधर ये विषुवत रेखा है, नीचे मकर रेखा, मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा। तो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा तो सीधी सी बात है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा क्या होगा, दिन, और सबसे छोटी क्या होगी, रात। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत। अब ये ऋतुएं हैं, ये बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो गोल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। समझना इस चीज को, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है, ये एक बार नहीं बताऊंगा, ये एक बार छोड़ता हूं, क्योंकि आपको ऋतु में मैंने बताई नहीं कहाँ कौन सी होती है, ये बाद में। नेक्स्ट देखो दोस्तों, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। किस पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत व्रत पर। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन रात क्या होंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव। ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर सूर्य का सीधा पड़ना और दिन रात का बराबर होना क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। अब दिखाता हूं आपको, फिर एक बार और देखेंगे डायग्राम अपन, ताकि आपके क्लियर हो जाए। अब देखो दोस्तों, 21 मार्च, ये 23 सितंबर। 21 मार्च को यहाँ क्या पड़ रहा है, विषुवत व्रत पर। ध्यान रखना, विषुवत व्रत पर सीधा पड़ रहा है, यहाँ भी विषुवत व्रत यानी भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ रहा है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। यह आपके कहानी क्लियर होगी। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये टेबल। अब ये टेबल आपके समझ में आ जाएगी, फिर आपको नीचे में वो क्रिसमस वाले पे ले जाऊंगा। देखो 22 दिसंबर को मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था 22 दिसंबर को, कि 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है। क्या होता है, दक्षिणी अयनांत, यानी मकर रेखा पर क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें सीधी। अब आप समझ जाओगे, मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। क्या होगी, गर्मी। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी तो सीधी सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। क्लियर हो गया। 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो सीधी सी बात है, मकर रेखा पर गर्मी होगी। जहाँ किरणें सीधी पड़ेगी वहीं गर्मी होती है, तो मकर रेखा पर गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सीधी सी बात है क्या होगी, शीत ऋतु होगी। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत। ठीक है, नेक्स्ट देखो 21 मार्च। अब 21 मार्च ये बताऊं, इससे पहले मैं आपको ऊपर ले जाता हूं। ये देखो 21 मार्च, 21 मार्च को कहां पड़ रही है, ना तो मकर रेखा पर पड़ रही, ना ही कर्क रेखा पर पड़ रही। कहां पड़ रही है, सीधी किरणें कहां पड़ रही है, सूर्य की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। अब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध में ना तो गर्मी होगी ना सर्दी होगी, बसंत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु। और नीचे दक्षिण गोलार्ध में उस टाइम क्या होगी, शरद ऋतु। क्या होगी, शरद ऋतु, क्योंकि वो थोड़ा नीचे आ गया ना, तो वहां क्या होगी, शरद ऋतु। अब देख लीजिए इधर 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु। क्या होगी, बसंत ऋतु। और इधर क्या होगी, शरद ऋतु। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। क्या होता है, विषुव होता है, विषुव होता है, विषुव होता है, विषुव होता है, क्योंकि दिन रात बराबर रहते हैं।
अब 21 मार्च को उधर दिन रात की अवधि क्या रहेगी, बराबर रहेगी उधर ऊपर, और बसंत ऋतु रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या देखना है, 21 जून। 21 जून इधर देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें किस पे पड़ेगी, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो सीधी सी बात है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। तो इस स्थिति को उत्तरी अयनांत बोलते हैं। ये घटना होती है 21 जून को। नेक्स्ट देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु। अब देखिए 23 सितंबर यहाँ पड़ेगी किस पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, और इधर क्या है, दक्षिण गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु, और इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु 23 सितंबर को। तो ये कहानी क्लियर हो गई, आई होप आपके क्लियर हो गई होगी। ये टेबल भी मैंने आपको समझा दी। अब एक चीज प्रश्न है यहाँ पर, यह प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, अपने उत्तरी गोलार्ध में तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, 25 दिसंबर को। अपने तो होती है उस टाइम सर्दी, क्या होती है, सर्दी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पड़ता है दक्षिण गोलार्ध में। कहाँ पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में। अब दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी उस टाइम, गर्मी होगी, तो सीधी सी बात है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, यह दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने समझा दी। अब देखिए प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, कोण आ जाए ना, अक्षीय झुकाव कोण, यानी अक्षीय झुकाव कितना है या अक्षीय झुकाव का कोण कितना है, तो 23.5 झुकाव आ जाए, 23.5 कराना, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए घूर्णन व परिक्रमण किसे कहते हैं, तो घूर्णन और परिक्रमण आप समझते हो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पे चक्कर लगाना परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें 366 दिनों लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 सही 6 घंटे में लगाते हैं। ऊपर वाले 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं। एक दिन है वो उस साल में ऐड हो जाता है, तो 366, सिंपल। नेक्स्ट है उत्तरी अयनांत व दक्षिणी अयनांत में क्या अंतर है, तो अभी समझाया था मैंने। उत्तरी अयनांत उसको बोलते हैं जिसमें कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये घटना 21 जून को होती है उत्तरी अयनांत की। दक्षिणी अयनांत मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़े, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है, इसे दक्षिण अयनांत बोलते हैं। विषुव क्या है, विषुव क्या है तो आपको बताया था मैंने, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण दिन रात बराबर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, और ये घटना कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट देखिए उत्तरी अयनांत व दक्षिणी अयनांत अलग अलग समय पर क्यों आते हैं। उत्तरी अयनांत और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पर क्यों आते हैं, तो सीधी सी बात है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, इस कारण। एक बार तो वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा, एक बार मकर रेखा पर, तो इसी कारण अलग अलग समय पर आएगा। नेक्स्ट देखिए ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अक्ष पर झुकी हुई है तो एक बार तो उत्तरी पोल है वो पृथ्वी के सामने रहेगा, सॉरी सूर्य के सामने रहेगा, एक बार है वो नॉर्थ पोल है वो सूर्य के सामने रहेगा, इसीलिए 6 महीने रात और 6 महीने क्या होती है, दिन होती है। नेक्स्ट है गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण, बता चुका आपको मैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। नेक्स्ट है दिन रात की अवधि लंबी होती है, तो शीत ऋतु में होती है दिन रात की अवधि लंबी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा दोस्तों मानचित्र, ये छोटा सा चैप्टर है, ये आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।